जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। गणेश पूजा क्यों की जाती है? सबसे पहले भारत में कब और कौन इसका शुरुआत किया और गणेश चतुर्थी मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गणपति महोत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में प्रचलित हो गया है। गणपति के नाम पर ऐसे आयोजन और पूजा करने का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन गणपति महोत्सव मनाने का पीछे की सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मिशन को विफल करने के लिए अरंगा डालने के लिए था। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के बहाने समाज सुधारकों को और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को रोकना था। 19वीं सदी के भारत जाति के हिसाब से पूरी तरह बंटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, लेकिन शूद्र अतिशूद्र यानी दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्र और महिलाओं की हालत पशुओं से भी बदतर था। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे सितारा चमका, जिसने इस देश को रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फुले कहते हैं, इंसान और इंसान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फुले ब्राह्मण के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं। शूद्र अतिशूद्र को अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, पाखंड रूढ़िवाद से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज का स्थापना करते हैं। महात्मा फुले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं। वो महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पहली बार भारत में लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं। फुले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति लाकर रख दिया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया, ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी कराने का शुरुआत की, बाल विवाह रोकने के लिए ब्राह्मण के खिलाफ कैंपेन चलाया। वो जगह जगह पर पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते थे, स्लोगानिंग करते थे, लोगों से बात करते थे। अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए शेल्टर होम भी खोले थे। दलित पिछड़े के लिए शिक्षा पर जोर महात्मा फुले ने दिया। महात्मा फुले के ये काम ब्राह्मणवादी सत्ता को खत्म करने के काम कर रहे थे। सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि अगर शूद्र अतिशूद्र पढ़ लिख लेंगे तो सवाल जवाब करने लगेंगे, महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। ब्राह्मणों ने पहले तो खूब डराने धमकाने की कोशिश की। पहले तो महात्मा फुले को मारने के लिए उनके घर ढोड़ीबाज जैसे हत्यारे को भी भेजा, जो बाद में फुले के ही अनुयायी बन गया। ज्योतिबा फुले को घर से भी निकलवा दिया गया। समाज ने उनके पत्नी सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका। उन्होंने झुके नहीं। धीरे धीरे फुले की असर सिर्फ पुणे में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के शहर राज्यों में भी दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के हेडक्वार्टर था। तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तिलक ने महात्मा फुले के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उन्हें अंग्रेज का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित किए। उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी, लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा ज्योतिबा फुले की असर कम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने के लिए चाल चली, जो आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर धड़ल्ले से गुमराह हो जाते हैं और खिंचा चले आते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तिलक ने काल्पनिक गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को लामबंद किया और गली मोहल्ले में गणपति महोत्सव मनाने लगा।
शूद्र अति शूद्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले की ओर जाते हुए बढ़ते हुए जनसंख्या को रोकने के लिए भगवान की पूजा पाठ को सार्वजनिक किया, ताकि महात्मा फुले की ओर जाते हुए जनसंख्या रास्ता भटक जाए और फिर हमारे ब्राह्मणों के झांसे में और ब्राह्मणों की बनाए हुए जाल में फंस जाए। आखिरकार ऐसा ही हुआ। सालों से मंदिर की दरवाजे और ईश्वर के नाम लेने पर पाबंदी था, अचानक उसे खोल दिया गया तो शूद्र अपने आप को नहीं रोक पाए और फिर से हिंदू धर्म के पाखंड और धर्म के तरफ खींचे चले आए और इसमें तिलक अपने बिछाए हुए षड्यंत्र में कामयाब हो गए। भारत एक बौद्ध राष्ट्र था और महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है। ब्राह्मण ने बुद्ध को चुराकर अनेकों देवी देवता भगवान बनाया है और उसमें से गणेश भी शामिल है। भारत का पहला गणपति बौद्ध राजा डेमेट्रियस प्रथम 2 AD भारत के बौद्ध राजा तथागत बुद्ध का प्रतीक हाथी को अपने मुकुट पर लगाकर पहनते थे, इसलिए उन्हें गजपति या गणपति कहा जाता था, अर्थात बौद्ध राजा कहा जाता था। महाराष्ट्र में 15वीं सदी तक मौर्य बौद्ध राजाओं का राज था, इसलिए महाराष्ट्र के लोग आज भी उनकी गजपति या गणपति बप्पा मौर्य के रूप में पूजा करते हैं। बौद्ध राजा का गणपति या गणपति का मौजूदा मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने गणपति को ब्राह्मणीकरण किया और पाखंडी काल्पनिक कथा लिखकर उसे पार्वती के मैल से पैदा हुआ बताया। गणपति के असली मतलब है गण प्लस पति, यानी गणपति। गण के मतलब होता है हाथी और पति के मतलब होता है पालनहार, राजा, जो अपने सिर पर हाथी का चित्र वाले मुकुट धारण करते थे। और बौद्ध राजाओं ने प्रजा वात्सल्य राजा थे, जो अपने प्रजा को बहुत आदर प्रेम करते थे, इसलिए उनको गणपति कहा जाता था। जब सार्वजनिक किया तो एक शूद्र ने गणपति को छू लिया था तो सभी ब्राह्मणों ने तिलक के ऊपर भड़कने लगे कि देखो, एक शूद्र ने हमारे भगवान को छू लिया है, हमारे धर्म भ्रष्ट हो गया है, कहकर तिलक के ऊपर चिल्लाने लगे। तो तिलक ने सभी ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा कि हम अब इस मिट्टी के मूर्ति को पानी में विसर्जन कर देते हैं तो फिर हमारे धर्म भी बच जाएगा और हमारे धर्म भ्रष्ट भी नहीं होगा। उसी दिन से 11 दिन रखने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है और यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडा से जोड़ते थे। काल्पनिक गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेले में गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेज और मुसलमान का माहौल बनाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी उटपटांग बातें बोलते रहते थे। महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन सत्यशोधक समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते थे। गणेश महोत्सव के नाम पर जुटाने वाले भीड़ को महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। इस तरह उन्होंने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया करते थे। मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के चलने वाले मतभेद के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। ऐसे कौन सा मामले थे, किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच मतभेद थे और तिलक ने महात्मा ज्योतिबा फुले को क्यों अपना दुश्मन मानते थे। महात्मा फुले कहते थे कि 4 वर्ण पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है, इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और इंसानों के बीच जाति भेद नहीं होनी चाहिए। लेकिन तिलक धर्म के नाम पर बने चातुर्वर्ण व्यवस्था जातिवाद के घोर समर्थक थे। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज पर बुनियाद ही टिकी है। जाति का समाप्ति यानी भारतीय आज भी बुनियाद को तोड़ देना तिलक ऐसे मानते थे। इनके मुकाबले आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपिता फुले हैं वो कहते हैं कि जाति जो है खराब चीज है और इंसानों के लिए नुकसानदायक है। फुले जाति के
असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे और जाति व्यवस्था खत्म किया जाए। ने महात्मा फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्र के बुनियादी जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि ब्राह्मण अपने फायदे के लिए समाज को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फुले कहते थे कि जिस तरह से बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की पूजा पाठ करना धर्म नहीं धंधा है। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की घोर दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत ही प्यारी लगती थी। तिलक कहते थे कि सभी जातियों को अपनी जाति की ही काम करना चाहिए, यानी चातुर्वर्ण के हिसाब से लोगों को जो काम सौंपा गया है उन्हें वही काम करते रहना चाहिए। तिलक ने महार, मातंग जैसे अछूत जातियों को स्कूल में सख्त विरोध किया करते थे और कहा कि केवल उन जातियों को स्कूल में प्रवेश होना चाहिए कि उन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी कि उच्च जाति के लोगों को ही स्कूल जाएंगे, यानी दलित ओबीसी को इस लायक नहीं समझते थे, ना ही मानते थे कि उन्हें शिक्षा दी जाए। सिर्फ ब्राह्मण की सत्ता चाहते थे। चितपावन ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मणवादी नजरियों के आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के काम करते थे। फुले कहते थे प्राथमिक शिक्षा सभी जाति के बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने फुले की इस फैसले को कड़ा विरोध किया करते थे। तिलक ने कहा कि कुणबी कोयरी किसान समाज के बच्चे हैं, उनको इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ने की क्या जरूरत है। उन्हें अपनी परंपरागत जाति और पेशे को अपनाना चाहिए, यानी जो काम उन्हें दिया गया है उन्हीं को करते रहना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जाति के लिए ही उचित है। महात्मा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जोर देते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, लेकिन तिलक ने उसका बड़ा विरोध किया है। तिलक ने लड़कियों की शिक्षा पर कड़ी निंदा की, विरोध किया और फुले के खिलाफ बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाने लगा और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में उन्होंने बकायदा आंदोलन भी चलाया। डी प्रिंट पर प्रकाशित अपने लेख में डॉक्टर मुख्तार सिंह लिखते हैं कि तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता से सख्त विरोध किया है। परिमला बी राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताते हैं कि विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस कट्टर ब्राह्मणवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालय की स्थापना और हर समुदाय के शिक्षा के लिए प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने का प्रस्ताव हार का सामना करना पड़ा। इस धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्र का अध्ययन और हुनर सीखने के जोर दिया था। तिलक के लीडरशिप में कट्टर ब्राह्मणवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासनकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा में 15 मार्च 1885 अंक में छपे थे। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाओं कमजोर होती है और उनका काम सिर्फ संतान को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनके शक्ति से बाहर है। उनके ये बात मराठा जो उनके अखबार है उनके 31 अगस्त 1884 में छपी थी, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। यानी उस समय महात्मा फुले और तिलक के बीच कुछ लगातार द्वंद्व चलता रहा, जैसा ही द्वंद्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच देखने को मिलता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने किताब कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, गांधी और जिन्ना में तिलक के इस समाज सुधारकों के काम में अरंगा लगाने के बारे में विस्तार से लिखा है।
वो महात्मा गांधी को नायक और महात्मा नहीं मानते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार ये बात कहते हैं कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन अगर असल मायने में महात्मा है तो वो है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। बाबा साहेब ने 1920 में मुकनायक की शुरुआत की थी। अपने 15 दिनों में छापने वाली पक्षी अखबार निकाला था। तब तक उन्होंने पैसे देकर तिलक के अखबार का विज्ञापन छाप दी कि हमारा ये अखबार शुरू हो रहा है, लेकिन तिलक ने उसका भी विज्ञापन नहीं छापा, जबकि बाबा साहेब ने पैसे भी चुका रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुजन समाज से आने वाली मजबूत आवाजों को, नेताओं को कितने बड़े विरोध थे। तिलक जो हैं सीधे सीधे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, बुरा भला बोलते थे और ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेते थे। तिलक ने आजीवन ऐसे काम किए जिससे बहुजन समाज का नुकसान हुआ और समाज में जरूरी सुधार न हो सके, लेकिन भारत के कुछ सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कैसे कट्टर ब्राह्मणवादी ने बहुजन समाज के मुक्तिदाता महात्मा ज्योतिबा फुले को रास्ता रोकने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए काल्पनिक गणपति महोत्सव का शुरुआत किया था। असल में तो ये उत्सव बहुजनों को हकमारी करने का एक जरिया था। उसे रोकने के लिए उत्सव शुरू किया गया था, लेकिन इसे बहुजन समाज जोर शोर से मना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी बहुजन समाज इन त्योहारों को मना रहे हैं वो इसके पीछे की इतिहास जानकर समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और अपने महापुरुषों और महिलाओं की संघर्ष को याद करते हुए सब दिमाग में रखेंगे और औरों को भी बताएंगे कि जो भी ये काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये गणेश और गणपति महोत्सव जो मना रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की देन है। बहुत संघर्ष करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्रों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे और धर्म के नाम पर बाल गंगाधर तिलक ने ST SC OBC को गुमराह किए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके और सचेतन भी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दुगनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।